हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। मैं आतिश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का। ओके, साइंस का कौन सी क्लास का? 9th का। कौन सा चैप्टर? 5। ओके, तो साइंस का क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, उसका ये 3rd वीडियो है। इट्स अ पार्ट 3। ओके, पार्ट 3। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है दोस्तों। और यहाँ पास हमको सेल वॉल पढ़ना है, उसके बाद एक पार्ट और बनेगा, दैट इज 4। देन क्वेश्चन आंसर्स का ही बनेगा, बाकी और नहीं बनेंगे। ओके, अब लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए इतने पार्ट्स बन रहे हैं। अगर आप बढ़िया डेफिनेशन देखना चाहते हो तो एनिमेटेड वीडियोस से जाकर देख सकते हो। प्लांट सेल इन एडिशंस ऑफ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल वॉल। ओके, प्लांट सेल इन एडिशंस टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल को हम क्या मतलब कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, हैव अनदर रिज्ड आउटर कवरिंग सेल कॉल्ड दी सेल वॉल। अब देखो, प्लांट सेल के बाहर मतलब कि एक सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिज्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, याद रखिएगा। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो कहाँ पास पाई जाती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोसिस। और प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोसिस से बनी हुई होती है। सेल्यूलोसिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अब सेल्यूलोसिस क्या है? सेल्यूलोसिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो सेल्यूलोसिस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती, और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को। अब प्लांट 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 आ रहा है, मतलब कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, ये याद रखिएगा। ओके, अभी मैं आगे आपको बता भी दूंगा। When a living plant's cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contractions of the content of cell away from the cell wall. तो मतलब कि जब वाटर लूज करता है जो होता है क्या? सेल, तो मतलब कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस से श्रिंकेज जब होता है तो कॉन्स्ट्रक्शन और रिटार्डेशन भी होता है, मतलब कि फूलना और पिचकना। ठीक है, द फिनोमिना इज नोन एज The phenomena is known as plasmolysis. Plasmolysis. Okay. तो याद रखिएगा, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब कि ये जो श्रिंकेज की प्रोसेस है, बिल्कुल इतना कठिन लिखा है, बाकी है कुछ नहीं। हाँ, तो ये रिटार्डेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है इसमें, जो सेल वॉल में होती है सेल के अंदर, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये बस याद रखिएगा, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग दी एक्टिविटी। अब आपको अगर ये मतलब कि फिनोमेना को आजमाना है तो आप ये वाली नीचे दी गई एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, इसलिए अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, व्हाट डू वी इन्फर फॉर द एक्टिविटी। वॉट डू वी इन्फर फॉर द एक्टिविटी? आपने क्या देखा एक्टिविटी में? दिस एक्टिविटी इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो हमने देखा, इस मतलब अभी देखा नहीं, अगर आप देखा होगा तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स जो होती है, वो लिविंग सेल्स बस जो होती हैं, जो जिंदा सेल होती हैं, वही बस ये मीन्स एब्जॉर्प्शन और मतलब कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कर पाती है। जो डेड सेल होती हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही पानी लॉस करता है और ना ही जाता है उसके अंदर। ठीक है, सेल वॉल परमिट दिस सेल वॉल जो है वो परमिट करती है सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। तो सेल वॉल ही परमिट करती है किसको अंदर जाना है, बैक्टीरिया और मतलब कि जो भी इसमें होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ये सब सेल वॉल डिसाइड करती है। इन सच मीडिया दिस सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इसी मीडिया मतलब कि इन्हीं चीज़ों से क्या है कि जो वाटर है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि जब निकलने की जगह ही नहीं रहेगी तो कैसे करेगा, पर निकलने की जगह है तो कर पाता है। ठीक है,
The cell swell up, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. अब देखो जो मतलब कि सेल है जब वो स्वेल कर रही होगी, ओके, तो मतलब अब जैसे प्रेशर बढ़ रहा होगा तो सेल वॉल जो है वो मतलब कि एग्जर्ट करती है इक्वल प्रेशर हर तरफ रहे, इधर भी इक्वल प्रेशर रहे जिससे कोई भी चीज़ फटे नहीं, डैमेज नहीं हो। ठीक है, ये सब सेल वॉल का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, सिर्फ और सिर्फ उसकी वॉल्स की वजह से। ठीक है, वरना फिर क्या होता, इक्वल प्रेशर नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, फट जाने की चांसेस रहते। सच सेल्स कैन withstand much greater chances in the surrounding medium than animal cell। तो इसलिए जो है मीन्स ज़्यादा ग्रेटर चेंजेस आते रहते हैं सराउंडिंग्स में, जो कि आप प्लांट सेल्स में देखते होंगे, एनिमल सेल से ज़्यादा चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पास सेल वॉल्स था। सेल वॉल अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो इन सब के लिए तो आपको वही एनिमेटेड वीडियो में आप जाइए, वहाँ पास एक सी एक डेफिनेशन जो है ना वो गिवन है, और बढ़िया तरीके से आप लिख लो, उसको याद कर लो। ठीक है, बहुत मस्त तरीके से वो समझाया। हाँ, अब उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को हम हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ना भी लिखा हो यहाँ पास तो, अब कहो लिखा भी हो, है ना, तो हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं। राइटिंग है बहुत माशाल्लाह। ठीक है, तो चलो दोस्तों चालू करते हैं अब हम न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पररी माउथ ऑफ ऑनियन पील बी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। वाई, what would we see if we tried observation the peel without putting the iodine solution। अब अपन ने मतलब कि जब वो पील निकाली थी, ऑनियन पील यहाँ से कॉनकेव साइड से, तब हमने उस पर फिर आयोडीन डाला था या फिर और कोई भी मैथिलीन ब्लू स्टेन अगर आपने डाला हो तो हम ये सब क्यों डालते हैं, और अगर ना डाले तो हम क्या देखेंगे। ठीक है, ट्राई एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज फॉर द। तो अब आप ट्राई करो, क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। When we put iodine solution the peel, did each cell get evenly colored। तो क्या होता है भैया, कलर्ड हो जाती है, मतलब कि जो सेल होती है वो कलर्ड हो जाती है, तो हमको अच्छे से देखने में मदद होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन के मतलब अकॉर्डिंग जो अलग अलग रीजन्स है वो अलग अलग कलर से जो होते हैं। ठीक है, सम रीजन अपेयर डार्कर देन अदर रीजन्स। तो कुछ डार्कर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रनीन। तो हम आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, सेफ्रनीन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया मैथिलीन ब्लू स्टेन, अरे यहाँ पास लिखा तो सेफ्रनीन सॉल्यूशन और मैथिलीन ब्लू स्टेन सॉल्यूशन भी हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथिलीन ब्लू स्टेन का नाम भी आपने बहुत अच्छा सुना होगा, आयोडीन का भी नाम सुना होगा, और सेफरीन का भी नाम सुना होगा। ना सुना हो तो सुन लो। वी हैव ऑब्जर्व सेल एंड ऑनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। तो अब सेल को आप अपनी बॉडी से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, वहाँ पास यहाँ पास भी वो भी दिया हुआ है। तो ये मेरे को पता है, इन साइड से चिक्स आपको वो निकालना है अपने मुंह के अंदर से। ओके, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। यहाँ पास हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप सुनते जाइएगा। तो अभी हम न्यूक्लियस में ही हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सुनिएगा, एक पॉइंट ये मिल गया। द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोरस विच अलाउ टू ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज द साइटोप्लाज्मा। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, जो कि ट्रांसफर कर देती है मटेरियल्स को, जिनको बाहर जाना हो तो उनको बाहर भेज देती है, जिनको अंदर जाना हो उनको अंदर भेज देती है। ठीक है, बाय साइटोप्लाज्मा। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम्स को कंटेन करती है, विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी सेल डिवाइड होने वाली हो तभी। ओके, और क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्या होता है, मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इनहेरिट कर लेते हैं फीचर्स जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाने होते हैं फ्रॉम डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, बिल्कुल याद कर लो, मैंने तो अच्छे से याद कर लिया है। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब क्रोमोसोम जो है वो किससे बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डीएनए molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। अब डीएनए क्या है? डीएनए तो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है और ये मतलब कि चाहिए है। फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। तो हम डीएनए के फंक्शंस को क्या कह लेते हैं? जीन्स भी कह लेते हैं। आपने देखा होगा जीन्स का नाम तो बिल्कुल आपने सुना होगा, वो जीन्स पैंट जीन्स नहीं है। हाँ, ये मत सोचना, आपको तो बस वही दिखते हैं कपड़े वपड़े, ठीक है। तो वो वाले जीन्स नहीं है, ये पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं वो वाले जीन्स है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो इन अ सेल मतलब कि जो सेल में मतलब कि ये डिवाइड नहीं होते हैं। दिस डीएनए इज प्रेजेंट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो डीएनए होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल अब क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंजेंट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन मटेरियल विजुअल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो जब भी मतलब कि सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल। न्यूक्लियस जो है वो मीन्स अच्छा सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। दिस प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो इसके कारण क्या होता है? सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो नए सेल्स में, ठीक है, मतलब कि बढ़ जाता है। इट ऑल्सो प्लेज a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो क्या होता है यहाँ पास मतलब कि ये जो है ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये मतलब कि इन्वायरमेंट से जो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है वो हमारे लिए लाता है, ओके, और सेल वॉल इसे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो केमिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सब यहाँ पास ही होती हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पास। बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल वॉल बाय पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो इन बैक्टीरिया में क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक न्यूक्लियस जो है वो पोरली डिफाइंड होता है, मतलब अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है वैसे तो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाइड्स। तो इनमें क्या होता है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है जो कि क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोलिस कंटेन करता है, न्यूक्लियोलिस एसिड्स जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोड्स, ठीक है, न्यूक्लियोड। सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ऐसे जो सेल्स जिनकी मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना सराउंडेड होती हो, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो अब यहाँ पास हमको उसका मतलब भी दिया हुआ है। प्रो मतलब कि प्राइमरी, परमिएटिव और प्राइमरी। प्रो मतलब कि प्राइमरी और कैरियोटिक मतलब कि कैरियन, जो कैरी करता है, ओके। तो प्रोकैरियोटिक ये होता है। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब जिन ऑर्गेनिज्म में सेल होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है, इतना आसान। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ दी अदर साइटोप्लाज्मा ऑर्गेनेलीज। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बहुत सारी जो अदर्स ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी उनमें नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पास हम देख ले प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में पर प्रेजेंट होती है। मैनी ऑफ द फंक्शन सच ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो परफॉर्म बाय पोली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्मा। तो बहुत सारे फंक्शन जो है वो मीन्स ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर लेते हैं साइटोप्लाज्मा में। दी क्लोरोफाइल लिखा हुआ है। द क्लोरोफाइल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ
membrane vessels but not with plastids as in eukaryotic cell। तो क्या होता है, जो ये क्लोरोफाइल होती हैं ये फोटोसिंथेसिस करती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं विथ मेम्ब्रेन वेसल्स, बट ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसी नहीं होती है। अब यहाँ पास हमको किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक डायग्राम दिया हुआ है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारी ब्लैक ब्लैक ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। और मीन्स बाहर, और ये जो दिख रही है एक और ऐसी कवरिंग, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। और ये जो है, ये हमारा न्यूक्लियोलिड्स है। ठीक है, यहाँ पास हमको ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो है डायग्राम दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्मा, जो अभी हमने आगे देखा था साइटोप्लाज्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब साइटोप्लाज्मा क्या होता है ये और देख लेते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसी को हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये आप पढ़ते भी आ रहे होंगे बहुत पहले से। When we look at the temporary mouth of onion peel as we a human chick cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। तो आपने देखा होगा कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को और चिक सेल को, तो आपने क्या देखा होगा, ऐसी एक सेल थी और ये न्यूक्लियस था। ये क्या था, ये न्यूक्लियस था, ये सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियस था। तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया भी था, ये वाला जो पार्ट है, जो ये जेली लाइक सब्सटेंस, ये वाटर एक्वस पार्ट जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पास यही दिया हुआ है, द रीजन टेकन अप अ वेरी लिटिल स्टेन। तो ये जो रीजन है ये काफ़ी छोटा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, सॉरी दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड दी साइटोप्लाज्मा है, सेल मेम्ब्रेन नहीं साइटोप्लाज्मा। अब थोड़ी सी डेफिनेशन भी लेते हैं हम। दी साइटोप्लाज्मा इज दी फ्लूइड कंटेन इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्मा है ये फ्लूइड है जो कि मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंटेन होता है, न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज। तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज, स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर सेल। तो बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं जो कि अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं सेल के लिए। तो सेल ऑर्गेनलीज क्या होता है, सेल ऑर्गेनलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनलीज जो है वो इनक्लोज्ड होती है बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड नहीं होता अच्छे से, वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल में वाइल इन यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो भी एब्सेंट होती है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन यूकैरियोटिक में उल्टा ही होता होगा, सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनलीज। तो ये मतलब कि उनके पास मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियस भी होता है, किन में, यूकैरियोटिक में। ठीक है, याद रखिएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। तो ये जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस होता है, ये एग्जांपल है वायरसेस का। वायरसेस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टराइज ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या है, ये मतलब कि वायरसेस हमारी बॉडी में जब आ जाते हैं तो ये मेम्ब्रेन्स को मतलब कि मेम्ब्रेन को डैमेज करते जाते हैं और उनके कैरेक्टराइज लेते जाते हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं ये सब हम देखेंगे किसी और वीडियोस में। और अब इस वाली वीडियो में हम क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनलीज का ये इतना बस और देख लेते हैं। बट सेल ऑर्गेनलीज के टाइप जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। तो सेल ऑर्गेनलीज और देख लेते हैं हम, क्या है सेल ऑर्गेनलीज। तो सेल ऑर्गेनलीज क्या होता है अभी हमने आगे देखा भी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए वापस से दे दिया है। ठीक है, तो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एवरी सेल्स के पास जो है मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं ये,
ठीक है, इंक्लूड सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लार्ज होती हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब कि इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नीड अ लॉट केमिकल एक्टिविटीज सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ चाहिए होती है और सपोर्ट करती है ये दोनों में ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस में, टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो मतलब कि ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है और फंक्शंस टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम ईच सेल्स, तो ये सेपरेट करती है दूसरी सेल्स को बाहर और अंदर से। दी सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, इन सेलों के पास एक लिटिल स्ट्रक्चर भी होता है विद इन देम सेल्स, उनके पास होता है। दिस इज वन फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्यूज देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये यूकैरियोटिक सेल के पास होता है और जैसे प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है। एक ये हम देख के बता सकते हैं कि कौन यूकैरियोटिक सेल है, कौन प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सारी चीज़ें देख के। ओके, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद इन अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो सारी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखती हैं, एक अच्छे वाले पावरफुल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखती हैं। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन आ प्रिविजन सेक्शन, हमने न्यूक्लियस देखा प्रिविजन सेक्शन में क्या होता है पहले, और सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ, और कब बहुत सारे हमने इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखे सेल ऑर्गेनेलीज के, अभी और भी हम देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब सेल ऑर्गेनेलीज के टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्गी एपरेटस, एक होता है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी सेल में, यही मदद करते हैं हमारी सेल को जिंदा रखने के लिए। क्या लिख रहा हूँ, ओके, तो यही मदद करते हैं हमारी सेल को जिंदा रखने के लिए, ओके, अलाइव। ठीक है, तो यही मदद करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।